सो स्टूडेंट्स कैसा चल रहा है? आई थिंक आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो कवर कर चुके हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक हमारा चैप्टर कवर हो चुका है पूरी तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर, और आज की क्लास के अंदर आपका पूरा चैप्टर सॉल्यूशन का कवर हो जाएगा। और फिर भी अगर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी डाउट आता है, इन केस आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना है, या फिर जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे टेक्स्ट करके कहीं ना कहीं मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अपने डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होने वाला है। पूरी कोशिश रहेगी इस पूरे सेशन के अंदर जो लोग जानते हैं वो भी अच्छे से पढ़े, जो नहीं जानते हैं और जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है वो भी अच्छे से पढ़ पाए, और मैं उन लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊँ पूरी तरीके से, ताकि इस बार आप लोगों के केमिस्ट्री में मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 देखने को मिले, जो मैं हर साल एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत सारे बच्चों से। उसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अचीव भी करते हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 हर एक स्टूडेंट के आए। अच्छा, एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, लास्ट ईयर आप लोगों का एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट जो नहीं यूज हुआ था, लेकिन इस साल उसे फिर दोबारा ऐड कर दिया है। तो लास्ट ईयर वो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल उसे फिर ऐड कर दिया है। तो इट मीन्स आपका सिलेबस पहले के कंपैरेटिवली बढ़ चुका है। इसके अलावा एक और चीज़, जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसमें लास्ट ईयर ग्रुप नंबर 15 नहीं था, जो इस साल इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप ये समझिए कि आपका सिलेबस पहले के कंपैरेटिवली अब बढ़ चुका है। केमिस्ट्री का सिलेबस फिर भी ऑन टाइम हो जाता है और अब इजीली आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन स्टिल सिलेबस पहले के कंपैरेटिवली बढ़ चुका है। मतलब बड़ा क्या है, पिछले साल आपका कम हो चुका था सिलेबस, तो इस साल आपका वापस सेम सिलेबस हो चुका है। तो बस ये डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाओ, और ऑन टाइम आपका सिलेबस खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप रिवीजन और साथ साथ आप लोग टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, देखो नाम से क्लियर हो रहा है यार, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल, सिंपल। तो यहाँ पे मोलर मास कैसा हो चुका है, एबनॉर्मल। लेकिन ये किसके बिहाफ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। अब यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और जैसे हम बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। क्लियर? इस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमें पार्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब एबनॉर्मल मोलर मास पे आते हैं, ऐसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको कोई सा भी एक आयनिक कंपाउंड दिया है, आपको एक आयनिक कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जाम्पल KCl, या फिर हमें दिया हुआ है लाइक CH3COOH एसिटिक एसिड। क्लियर? तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस सिचुएशन पे जब हम इसे क्या करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, KCl को डाला लाइक, तो ये डिसोशिएट होना शुरू कर देता है, टूटना स्टार्ट कर देता है। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, जो KCl है ये टूटेगा K+ और Cl- पे। और जब मैं इसकी बात करूंगा CH3COOH की, तो ये जो CH3COOH है ये डाइमर की फॉर्म में मिलने लगता है। डाइमर का मतलब ये दो जो मॉलिक्यूल्स थे आपके CH3COOH ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिसे अभी हम देखेंगे। अब इस सिचुएशन पे अगर कोई आयनिक कंपाउंड आपका टूट रहा है, या फिर कोई इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ में एसोसिएट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसके जो एक्चुअल में थ्योरेटिकल, जैसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास की वैल्यू है, वो अब जो आपका टूटने के बाद या फिर जुड़ने के बाद, मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद जो मोलर मास की वैल्यू आती है उससे अलग हो जाती है। और जब वैल्यू अलग होती है मोलर मास की, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हो रही है ये चीज? एक बार क्विकली देखते हैं इसका मतलब क्या है, फिर आगे तो समझ में आएगा अच्छे से जब मैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन को आपको समझाऊंगा। देखो, हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया और उस आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डाला। तो पानी के अंदर डालने के बाद ही हमने देखा यहाँ पे कि KCl जो हो गया वो डिसोशिएट हो गया, टूट गया K+ और Cl- में।
तो पहले जो उसकी थ्योरेटिकल मोलर मास की वैल्यू थी, टूटने के बाद उसकी वो वैल्यू चेंज हो जाती है, और जब वो वैल्यू चेंज हो जाती है उसके मोलर मास की, तो उसको हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। सिमिलरली आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH, और जब हम इसको डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डाइमर की फॉर्म में मिल जाता है। डाइमर मतलब आपस में ज्वाइन हो जाता है, और उस सिचुएशन पे इसका मोलर मास फिर चेंज हो जाता है। तो इट मींस अगेन दिस इज योर एबनॉर्मल मोलर मास। तो जब भी आपकी वैल्यू थ्योरेटिकल मोलर मास से मैच नहीं करती है ड्यू टू आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो उस समय जो मास होता है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एबनॉर्मल मोलर मास मतलब नॉर्मल मोलर मास से वैल्यू अलग आ रही है। अब ये कैसे होता है, ये सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से थोड़ा समझते हैं। देखो यहां पे हमने दो केसेस लिए, एक केस लिया हमने डिसोसिएशन का और दूसरा हमने लिया फॉर एसोसिएशन। तो इन दोनों केसेस को समझते हैं, इनमें फर्क क्या है डिसोसिएशन और एसोसिएशन में। देखो सबसे पहले अगर मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं, ये हमने जो एग्जाम्पल लिया KCl का, तो ये ब्रेक हुआ K+ और Cl- में। अब ध्यान से समझिए यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एक पार्टिकल है, क्योंकि KCl है, एक मॉलिक्यूल है आपके पास KCl का, लेकिन यहाँ पे देखोगे दो आयंस हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक था, यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। तो इसका मतलब डिसोसिएशन के केस पे आपने देखा कि आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए KCl अगर एक पार्टिकल है, पूरा कंसिडर करते हैं एक एज अ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोटेशियम 39 इसका मास, और इसका मास लाइक दिस वन इज लाइक 35.5। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, एंड दिस वन इज लाइक 0.5, 9 और दिस 4 एंड दिस वन इज 7, सो 74.5 दिस इज द मास ऑफ KCl। बट ये किसका था, एक पार्टिकल का, लेकिन यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ K+ और Cl-, तो दो पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं एक पार्टिकल का मास निकालता हूँ, सो हियर दिस इज लाइक 74.5 डिवाइडेड बाय 2। ये समझ में आ रहा है क्यों किया है 2, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक का मास निकालना है एवरेज, तो कितना हो जाएगा, दिस इज लाइक 37.25। सो दिस इज लाइक 37.25। ये जो आप वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसकी आ रही है, एक पार्टिकल की, और यहाँ पे एक पार्टिकल की वैल्यू कितनी थी, 74.5। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, यहाँ K+ Cl- की बात नहीं कर रहे, पार्टिकल्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो एक पार्टिकल की आ रही है 37.5 है, और यहाँ पे कितनी थी, 74.5। तो वैल्यू पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोलर मास आपका कम हो रहा है। तो जो हमारी एक पार्टिकल की थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो 74.5 थी, और अब इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है एक पार्टिकल की वो कितनी आ रही है, 37.5। तो पहले के कंपैरेटिवली वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, और वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान से एक और कॉन्सेप्ट समझना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, मोलर मास डिक्रीज हो रहा है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। क्लियर। अब नेक्स्ट हम आता है हमारे पास एसोसिएशन का। सेम जैसे हमने लिया था CH3COOH, तो मान लीजिए हमें दिया हुआ है CH3COOH। अब क्या होता है जब हम इसे डालते हैं सपोज टू बी किसी भी लिक्विड के अंदर, तो वहां पे ये डाइमर की फॉर्म में मिलता है। डाइमर इन द सेंस इस फॉर्म में, देखो ऐसा कुछ CH3OH, ठीक है। तो CH3 लाइक से लिख लेते हैं इस तरीके से, लाइक CH3 लाइक सपोज टू बी CH3 एंड दिस वन इज लाइक C+OH, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा होता है, दिस इज लाइक CH3 एंड दिस वन इज लाइक OH एंड दिस वन इज लाइक डबल बॉन्ड। अब ये वाले जो बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में ना एक पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बस ये दोनों क्या हो गए, आपस में कंबाइन हो गए ना। तो आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं डाइमर।
अब इस सिचुएशन पे आपके पास कितने पार्टिकल थे? 2 थे जी, 2 मॉलिक्यूल थे आपके पास एसिटिक एसिड के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंप्लीट एक बन चुका है, क्योंकि ये कंबाइन हो चुके हैं डाइमर की फॉर्म में, तो अब यहाँ पे पार्टिकल का जो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हो चुके हैं? सिंगल। अब अगर मैं इसके मास की बात करूंगा तो आप देखेंगे कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू में 3 12, ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन है और प्लस में 1 फॉर हाइड्रोजन। अब इसे ऐड करेंगे तो ये मास आता है 60। सो दिस इज योर मास हियर 60 म्यू या 60 ग्राम आप यूज कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे मास कितना होगा? आपको दिख रहा है ना ये 2 है, तो इसका मतलब मास कितना हो जाएगा? 120। यहाँ पे आपके पास एक का मास 60 आ रहा था और यहाँ पे एक का मास 120 आ रहा है। 120 क्यों आ रहा है? क्योंकि डाइमर की फॉर्म में हो चुके हैं। तो अब इसको पूरे को हम एक ही कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ मास क्या हो चुका है? डबल हो चुका है, बढ़ चुका है। तो ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है और इस थ्योरेटिकल वैल्यू से ये वाला मास मैच नहीं कर रहा है। सो अगेन वी कैन से दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। अब बात करते हैं जो टर्म्स हमने पहले पढ़े थे। पहले कितने पार्टिकल्स थे? 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, लेकिन अब कितने हैं? 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके रिड्यूस हो रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो रही है, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी डिक्रीज हो रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी डिक्रीज हो रही है। मोलर मास पहले 60 था, 120 हो गया, तो इसका मतलब मोलर मास इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो आप यहां भी देख रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एबनॉर्मल मोलर मास। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। 2 केसेस हैं इसके अंदर, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, और जहां दोनों में हम देखते हैं कुछ ना कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज जरूर आता है। तो अब हम समझेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं जो हमने पीछे पढ़ी है 2 चीजें, एक एबनॉर्मल मोलर मास और उससे पहले पढ़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे ही कोरिलेट करता है। देखिए टर्म है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है? देखिए पूरा आपको दिया हुआ है क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, एक डेफिनेशन के तौर पे, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक तरह का रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आ रही है उसका, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका। तो जब हम इन दोनों को रेशियो में लेते हैं तो वहां से हमारा आता है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, रिप्रेजेंटेड बाय आई। देखो अब इस आई को हमें समझना है कि हम यहां पे ना कंपैरिजन कर रहे हैं, हम यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं। किस तरीके का कंपैरिजन? जैसे हमने एक छोटे से एग्जांपल से लिया, सपोज टू भी मुझे दिया है यहाँ पे, जैसे हमने पीछे लिखा था KCl और ये ब्रेक हुआ K+ और Cl- में। ठीक है, तो हमें दिया था KCl और ये ब्रेक हुआ K+ एंड Cl- में। तो पहले और बाद में कोई चेंज है? जी बिल्कुल चेंज है। और अगर चेंज है तो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 पार्टिकल थे, अब 2 पार्टिकल्स हैं। क्या इनके मोलर मास में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 पार्टिकल के हिसाब से मास ज्यादा होगा, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे अब 2 पार्टिकल्स हो गए हैं, तो इसका जो एवरेज मास आएगा वो पहले की कंपैरेटिवली क्या आ रहा था? कम आ रहा था डिसोसिएशन के केस में, तो उसमें चेंज आ रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसके रेशियो को अगर हम लेते हैं, उसी को हम आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर हम पहले और बाद की कंडीशन के रेशियो को ले रहे हैं तो उसको हम वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ये एक लेम लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आपको फिर देखने को मिलेगा कि फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए आई, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज योर ऑब्जर्व्ड एंड दिस वन इज कैलकुलेटेड। सो दिस वन इज ऑब्जर्व्ड जो भी हमने निकाली सपोज टू बी, और दिस वन इज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम निकाल चुके थे पहले, मतलब पहले आ चुकी थी, जिसके साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? लाइक ऐसा,
कितने पार्टिकल्स हो गए? 2 पार्टिकल्स। तो हमने देखा कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हो गए? 2। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंक्रीज। और पहले कौन सी प्रॉपर्टी थी? दैट इज योर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल के थ्रू? अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि यार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो आपको समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर मोलर मास के टर्म पे देखते हैं तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऊपर है तो मोलर मास नीचे है। देखो ऑब्जर्व मोलर मास, जिसको हम एबनॉर्मल मोलर मास भी कहते थे। यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटेड मोलर मास, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर हो गई ये चीज? सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितने हैं? 2। और मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कितने हैं? 1। इसके रेशियो को भी आई कहते हैं। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। सेकेंड, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और फिर मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास और तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, सॉरी ये जो विंटॉफ फैक्टर आता है, ये आपके सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंप्लीमेंट होता है। अगर कोई चीज़ एसोसिएट हो रही है या फिर डिसोसिएट हो रही है तो उस सिचुएशन पे हमें विंटॉफ फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अब देखिए जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज थी तो आप समझिए ये आपके पास प्रॉपर्टी थी P0 माइनस PS बाय P0। ये आपका फॉर्मूला होता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता था आपके पास याद है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर? अब इसके आगे वेंटॉफ फैक्टर आ जाएगा बस। क्लियर? सिमिलरली यहां भी देखो आपके पास ये फॉर्मूला था, ये था आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके आगे भी क्या आ गया? वेंटॉफ फैक्टर आ गया। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन के आगे वेंटॉफ फैक्टर आपका जरूर आ जाएगा, बिकॉज वहां पे आपको चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ड्यू टू आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इधर सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके आगे भी क्या आ गया? वेंटॉफ फैक्टर। एंड सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके आगे भी क्या आ गया? वेंटॉफ फैक्टर। क्लियर हो गई ये चीज? तो इस तरीके से जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके आगे बस आपको आई लगा देना है कंसंट्रेशन के आगे। बस ये सिंपल आपको काम करना है इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपको यूज कहाँ करना है ये ध्यान रखना है, हर बार इस आई को लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के बारे में दिया है या फिर कोई आयनिक कंपाउंड है वहां पे आपको इस वेंटॉफ फैक्टर का यूज करना है, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वहां हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे और आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, जब हम एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट मतलब 2 चीजों का मिलना। ठीक है ना, जब 2 चीजें मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2CH3COOH, तो हमने यहाँ क्या देखा था? ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए थे, डाइमर की फॉर्म में आ गए थे। CH3COH में वैसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अभी ध्यान देना। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिस इज लाइक HOOCH3, मान लो हमने वैसे ही लिख दिया है इस समय कि दोनों आपस में मिलकर डाइमर की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो पहले कितने पार्टिकल्स थे? 2, अब बाद में कितने? 1। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वेंटॉफ फैक्टर, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कितने हो गए? ये दोनों कंबाइन हो गए तो कितने हो गए? 1। और पहले कितने थे? ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू कितनी आई? हाफ। 1/2 का मतलब हाफ। तो जब भी कोई चीज एसोसिएट हो रही है तो पहले के कंपैरेटिवली, एसोसिएट मतलब जुड़ना, पहले के कंपैरेटिवली पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जब भी कम हो जाएंगे तो वैल्यू 1 से कम होगी वेंटॉफ फैक्टर की। क्लियर हो रही है चीज? क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा बड़ी होगी, ऊपर वाली कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि वहां तो एसोसिएशन हो रहा है और एसोसिएशन में तो पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। अगर केस डिसोसिएशन का हुआ तो डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट था वो टूट गया आयंस की फॉर्म में। तो इट मीन्स जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो ऊपर वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वैल्यू छोटी होगी। सो दैट मीन्स ये जो आई की वैल्यू होगी वेंटॉफ फैक्टर की, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? ओके। अच्छा, एक और चीज, जब कोई चीज टूटती है तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था,
जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। तो सिमिलरली यहाँ भी टर्म यूज होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फॉर एसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, कोई चीज टूट रही है, देन I-1 N-1, ये इसका फॉर्मूला है। I का मतलब हो गया वेंट ऑफ फैक्टर एंड N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आयंस, दिस रिप्रेजेंट योर वेंट ऑफ फैक्टर एंड N रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ आयंस। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर डिसोसिएशन। एंड फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है इसका उल्टा, 1 माइनस I, 1 माइनस ये होता है बस 1/n। बाकी आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, इसको उल्टा कर दीजिए और दिस वन इज लाइक 1/n। ठीक है, किस तरीके से हम इसे करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये वैल्यूज किस तरीके से आती है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर हम इसका यूज करेंगे, तो वहां समझेंगे डिसोसिएशन एसोसिएशन को कैसे यूज करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस है, न्यूमेरिकली है। ठीक है ना, तो जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो वहां इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, वेंट ऑफ फैक्टर। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से है ये वेंट ऑफ फैक्टर। स्टिल अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स को शॉर्ट आउट करने की। बट पूरी कोशिश करनी है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर आप भी करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसे प्रिपेयर करिए, तब तक